यस, गुड आफ्टरनून सभी को। टुडे आज आपका पेपर अच्छा गया होगा बीएसटीसी का। जो भी पेपर बड़ा काफ़ी आसान आया था, कोई हार्ड नहीं था। आज अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहली लैंग्वेज लेंगे अपन संस्कृत। और मेरी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं इंग्लिश का सॉल्यूशन दूंगा आपको। सबसे पहले मैं संस्कृत का सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, चलो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आपके संस्कृत के। बंद हो जा, चालू कर दे अब वीडियो। ये आ गई संस्कृत आपकी, है ना। देखो पहला जो क्वेश्चन था आपका, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमः यणः च। देखो इसको क्वेश्चन को पढ़ो। वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम यण है, क्या आएगा आपका आंसर? अलप प्राण। क्या आएगा बच्चों? अलप प्राण। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अलप प्राण। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, अच प्रत्याहारे अयम वर्णः न परिगण्यते। यानी कि जो अच प्रत्याहार होता है, पहली बात तो प्रत्याहार कितने हैं? प्रत्याहार किससे बनते हैं? माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। और माहेश्वर सूत्र कितने बेटा? 14 माहेश्वर सूत्र है। आई उन रील रिक ए ओंग अयो छयव्रट लण यम गणनम। तो यानी कि अपन को अच प्रत्याहार देखना है, तो अच प्रत्याहार में क्या होगा? ए ई उ रील री, ए ई उ रील री और ए ओ और आई औ। तो देखो ए ई उ रील री सब आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन किसकी गणना नहीं की जाती है? अपना आंसर क्या था कि किसकी गणना नहीं की जाती है? तो यहां पर आपका आंसर होगा है। इसमें है बिल्कुल भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य वर्णस्य उच्चारणम स्थानम दंतोष्टि। तो देखो एक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और वह सूत्र क्या कहता है कि तालवाद्य स्थान आभ्यंतर प्रयत्न चेतद यस्य येन तुल्यम तन्मिथा अको विसर्जनीयानाम कंठा ईचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा नृतु लसानाम दंता उपदमान्यानाम ओष्टो एदेतो कंठतालु ओदोतो कंठोष्टम और वकारस्य दंतोष्टम। तो अपना ये क्या पूछ रहा है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ट है? तो आंसर आपका क्या आ गया बेटा? वकारस्य दंतोष्टम इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था पेपर। यानी कि ये छोटा मोटा जो अपन 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ लेते हैं वो सारी चीजें हैं। फिर अगला पूछ रहा है कि स्पर्श वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या नॉर्मल सी बात है 25 है। आगे की बात करते हैं, राम शब्द से रूपम नास्ति। देखो रामम रामा रामो रामा रामम रामो रामान। रामेण रामाभ्याम राम ही आ गया, रामेण भी आ गया, रामेण रामाभ्याम राम ही। और रामयो आता है आपका षष्ठी द्विवचन में, लेकिन रामा नाम नहीं आता है। यहाँ पर रामा नाम आता है, यहाँ पर रामा नाम नहीं आता। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आ गया होगा समझ में। फिर अगला जो क्वेश्चन था, रमा शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। अब तृतीय विभक्ति का तो रमैया बनता ना, रमैया रमाभ्याम रमा भी। तो अपना देखो यहाँ पर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका आंसर यहाँ आ गया रमैया। बिल्कुल इजी पेपर है संस्कृत का। तो मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने पढ़ाई की होगी ना उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है, दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने रूपम अस्ति। अब दृश्य धातु का जो लोट लकार बनता है ना बेटा, वो पश्यत पश्यतः तो बनता है, पश्यतम भी बनता है और पश्यतः भी बनता है। यानी कि दृश्य धातु का क्या लिखा है कि लोट लकारे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपका पश्यतम बनेगा। क्या बनेगा? पश्यतम। ठीक है। फिर अगला अस धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम स्यात्। तो लंग लकार में कैसे बनेगा? अस्तु भविष्यति अस्ति या आसीत।
तो लंग लकार की बात करते हैं तो आसित आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर निर्द धातु लंग लकार में तो ए, जहां पर लंग लकार की बात हो तो वहां ए स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर भी है अनिर्त्यतम, इसमें अनिर्त्यम है, इसमें अनिर्त्यत है, लेकिन ये मध्यम पुरुष द्विवचन पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, अनिर्त्यतम। और यदि एक वचन द्विवचन पूछता, सॉरी प्रथम पुरुष द्विवचन पूछता तो आप क्या कहते हैं इसको, अनिर्त्यतम, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा अनिर्त्यतम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा बेटा तिष्ठत, क्योंकि तिष्ठतः में कभी भी विसर्ग नहीं लगता है, आपका तिष्ठत इज द करेक्ट आंसर। अगली बात करते हैं। स्था धातु विधि लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति, तो तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिख रखा है कहीं, तिष्ठेत इज द करेक्ट आंसर। धा धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष से द्विवचने रूपम अस्ति, जो द्विवचन में आपका दत्ता मैंने कंप्लीट कर दिया है, पेपर पहले आपका सोल्व किया है। अन्वया इतत्र उपसर्ग वर्तते, देखो अन्वया वै को उ हो गया तो कौन सा उपसर्ग बन गया आपका, अनु, अनु इज द करेक्ट आंसर। धीमान इत्यस्मिन् पदे प्रकृत प्रत्ययस्तः, धी मतलब बुद्धि और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, मान। सर मान मतुब कैसे कहोगे, तो इसमें देखो बेटा मतुब की डेफिनेशन है मान मत और मति, जिस भी धातु के अंत में या किसी भी शब्द के अंत में, सॉरी किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, मान आ जाए, मत आ जाए या मति आ जाए, जैसे मधुमती है, भानुमती है, तो उन सब का कौन सा प्रत्यय होगा, आपका मतुब प्रत्यय होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन आया 185, गायका इति पदे कहा प्रत्यय, गायका में अक जहां पर आ जाए लास्ट में उणवल प्रत्यय होता है, उणवल कहाँ गया, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 186 की बात करते हैं तो 186 में क्या आएगा बेटा, देवेश्वरियम पद से संधि विच्छेदम कुरुत, तो बेटा आप देखो इसको आप सॉल्व करके देखते हैं। देवेश्वरियम, तो देखो सबसे पहला तो इसमें शब्द क्या है, देव, और इसमें आगे क्या आ गया तुम्हारा, ऐश्वर्यम, क्या आ गया, ऐश्वर्यम। अभी किस किस के अंदर है, देव ऐश्वर्यम ये है, लेकिन यहाँ पर ये वाला आई तो आएगा ही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। फिर देवी ऐश्वर्यम, ठीक है, फिर आपका देव प्लस, क्योंकि देवी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, कोई देवी देवता थोड़ी गणना कर रहे हैं, यहाँ पर देव प्लस ऐश्वर्यम। और संधि कौन सी होगी बेटा, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, यदि ए या आ के बाद में आपका क्या आ जाए, ए या आई आ जाए तो उसको क्या बना दोगे आप, आई बना दोगे, तो देवस्वर्यम इस तरीके से बना। आ गया होगा समझ में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ए ओ इति वर्णानाम संज्ञा किसकी, अत एंग च वर्णानाम अदेन गुणा इति सूत्रेण, गुण संज्ञा होती है, अदेन गुणा सूत्र क्या करता है, गुण संज्ञा करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला 188 की बात करते हैं। पंचगवम यानी कि पंचानाम गवाम समारोह, पंचगवाम समारोह, पंचानाम गवाम समारोह, पंचानाम गवानाम समारोह, यहाँ की आपका आंसर यही सही होगा, पंचानाम गवाम समारोह, 5 गायों का समाहार। फिर अधस्तनेषु रोग मुक्ता इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त समास से नाम किमस्ति, तृतीया तत्पुरुष होता है, सॉरी क्या बोलेगा, रोग मुक्त, इस पद में प्रयुक्त समास का नाम क्या है, तो रोग मुक्तः, तो इसमें तो आपका तृतीया तो हो ही नहीं सकता, चतुर्थी भी नहीं हो सकता, पंचमी, क्योंकि रोग से मुक्त, कोई भी कार्य से मुक्त, तो आपकी पंचमी तत्पुरुष द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखना आत्मा जो शब्द है, आत्मा स्त्रीलिंग नहीं होता, ना नपुंसकलिंग होता है, आत्मा शब्द पुल्लिंग होता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चंस आए हैं सारे, कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो डिफिकल्ट हो। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, अब लिंग की दृष्टि से इदम मम पुस्तकम, इयम मम पुस्तकम, अयम मम पुस्तकः, इदम मम पुस्तकः, तो भैया बात तो इयम मम पुस्तकम तो आ ही नहीं सकता, और अयम भी नहीं आ सकता, और इदम भी नहीं आ सकता। अगर लिंग की दृष्टि से देखे जाए तो इदम प्लस मम प्लस पुस्तकम इज द करेक्ट आंसर। फिर अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आया है, सहा ब्लैंक्स बालिकाम पृच्छति, यानी कि वह बालिका को पूछती है, इस में रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द क्या है, इमम आएगा, इमे आएगा, या इम आएगा, या इमाम आएगा, तो वह इमाम बालिकाम पृच्छति, यानी कि इस बालिका को पूछती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राज्ञः पुरुषा इत्यत्र कहा संबंधः, राज्ञा पुरुषा का संबंध किससे है, जनन्य जनक भाव से, या कार्य कारण भाव से, स्वस्वाभी भाव से, यह
जाति व्यक्ति भाव से, तो आपका आंसर होगा आपका स्वस्वामी भाव से। जो स्वस्वामी भाव होता है वो राज्ञ पुरुषा होता है। गवाम कृष्णः बहुक्षीरः इत्यस्मिन् उदाहरणे प्रवृत्त सूत्रम अस्ति, तो षष्ठी हेतु प्रयोगे या आपका कर्तृकर्मणि कृति ही या यतश्च निर्धारणम यतश्च वर्तमाने। और आंसर यहाँ बिल्कुल सही लगा रखे हैं, जिसने भी लगा रखे हैं बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही करके आया। यतश्च निर्धारणम इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल भी गलत नहीं है। जटाभिः तापः इत्थम भूत लक्षण इज द करेक्ट आंसर। अंतरेण अव्यस्य योगे विभक्ति, जब अंतरेण की बात की जाए तो वहां द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला अभी पूछ लिया, इत्थम भूत लक्षणे सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते दंडे नियति इज द सूत्रम। आधार संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? अधिकरण संज्ञा करता है। फिर आपका निषेधार्थकस्य अलम इति पदस्य योगः विभक्ति भवति, आपका बेटा तृतीय होती है। और मतलब इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, जो आंसर दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे आशा है कि मैं सभी बच्चों के अच्छे गया, मतलब जो संस्कृत का पेपर है वो तो सारे के सारे अच्छे गए होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी आप इस तरीके से तैयारी करो। आप मतलब BSTC में आपका ऐसा कोई नहीं हो कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही हो और आपका पेपर खराब गया हो, क्योंकि पेपर बड़ा सरल था और मुझे लग रहा है सभी का हो गया होगा। अब शिवम सर आएंगे और आपको तुम्हारे जीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके है ना, जब तक बने रहो। ओके चलो आ जाओ। हाय स्टूडेंट, मैं आपका शिवम सर जीके के साथ आपके महाधमाका के साथ लेके आया हूँ। कुछ देखते हैं आज क्या है हमें देखने को मिला है। ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी जीता जीके का वेटेज बढ़िया था, मेरे को देखने को बढ़िया है। चल देखते हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो फर्स्ट क्या है, बात करते हैं राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेखक कौन है? अर्थात 2024 के अंतर्गत कितने 2024 के अंदर महासाहित्य अकादमी वाला पुरस्कार किसको दिया गया है? मिठेश निर्मोही को दे रखा है, इसमें बता रखा है। ठीक है ना। अब सेकंड बात करते हैं, इधर देखो हमसीड़ो, जो आपने खूब पढ़ा था, मैंने बताया भी था आप सभी को। तो हमसीड़ो है एक क्या है? भीलों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। क्या है? भीलों के द्वारा गाए जाने वाले गीत है, जिसे हमसीड़ो कहते हैं। ठीक है ना। अब करते हैं 53, यह लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए। ये क्या रखा है कि भैया आपको क्या करना है, लोक देवताओं को आपको क्रम से बता रखा है जिसको सही पहचान करनी है। लोक देवताओं को सही समूह को पहचानिए और 5 पीरों के मैंने खूब सबको बताया था कि पंचपीर समझाया था ना मैंने आप सभी को। तो राजस्थान के पंचपीर है ना, उनके बारे में देखते हैं। पहले इधर देखो, आप सबको पता है गोगा जी, इसमें गोगा जी भी है, इसमें भी है। फिर बात करते हैं गोगा जी, देखो इसमें भी है। फिर बात करते हैं पाबू जी, पाबू जी इसमें है ही, इसमें पाबू जी है नहीं। तो रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी, मतलब पंचपीरों के देवता इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं 54 की। सभी की सीरीज जी क्या सेम नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 54 गीदड़ नृत्य। अरे सुनो रे, गीदड़ नृत्य जिसके बारे में बात करते हैं, नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनो रे, गीदड़ नृत्य के बारे में बात करते हैं, सही निम्न कथनों पर सही विचार करना है। पहले बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सही नहीं है। ठीक है ना। सेकंड की बात करते हैं, इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो इसमें भैया दोनों ही सही है। फर्स्ट और सेकंड क्या है? दोनों ही सही है। अर्थात जो गीदड़ नृत्य है यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। दूसरी बात करते हैं, इसे कौन करता है? पुरुषों के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों ही क्या है? सही है। अब बात करते हैं 56, क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने क्या करा था? स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था। पहला कौन है भैया? इसमें भट्ट नारदान ये नहीं है, अली भगवान नहीं है, देव ऋषि नहीं है, इसमें आएगा चांद खा। क्या आएगा? चांद खा। ऑप्शन भैया डी आएगा। अब बात करते हैं भैया 57,
होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? अरे होली और धुलंडी के दूसरे दिन भैया एक सवारी निकाली जाती है राजस्थान में, वो कहाँ निकाली जाती है आपको? होली और धुलंडी के दूसरे दिन हमें निकाली जाती है ब्यावर में। ब्यावर पहले था जो अजमेर में, जो अजमेर से अलग ब्यावर हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या आएगा भैया? ब्यावर, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा? ऑप्शन डी। अब बात करते हैं राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थान क्या स्थापत्य की भूमिज शैली से संबंधित नहीं है? अरे भैया बात करता है जो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जो स्थापत्य कला की जो भूमि शैली है ना उससे संबंध नहीं रखता है। तो बात करते हैं इसमें भैया, ये भी भांड देवराम नहीं आएगा, इसमें आएगा सूर्य मंदिर रणकपुर में आएगा। कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा, सूर्य मंदिर रणकपुर। अब बात करते हैं 59 राजस्थान के महान चित्रकार जो मोरध्वज निहाल चंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इसमें आएगा किशनगढ़ शैली से। कौन शैली से? किशनगढ़ शैली से आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं 60। अभी देखो, वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आते हैं? ये पहले बात कर रहा है जो वर्तमान में, ऐसा पहले महाभारत के काल में है ना, जो जांगल प्रदेश था हमारा, जो आज के समय में आधुनिक समय में किसके अंतर्गत आता है? तो भैया बीकानेर। तो जांगल प्रदेश किसके अंदर था पहले? आधुनिक बीकानेर यानी नागौर वाला क्षेत्र है, वो जांगल प्रदेश से नाम से जानते थे, ठीक है ना। इसमें आएगा ऑप्शन ए। अब सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं शाहरुख खान यानी अभिनीत जो है फिल्म अभिनेत्री है, अभिनेत्रा कुछ भी है, जो इसमें कुछ राजस्थानी लेखक की कहानी, सुनो रे, एक कहानी है राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी, वो कौन सा भी है? विजय दान देता की दुविधा, तो ए ऑप्शन आएगा, ठीक है इसमें भी। नेक्स्ट 62 देखो, मोरिया लूर कूद मांदल नृत्य है जो कौन सी जनजाति के द्वारा भैया किया जाता है? इसमें बात करें गरासी जनजाति है, ऑप्शन ए। क्या आएगा? गरासी जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। बात करते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट को, जिनकी उनके एल्बम यानी कि मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था भैया? इसमें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 64। इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था? वापिस सुनो रहे, जिसमें 64 आएगा, जिनमें से किस यानी महिला एक सेना जिनको राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के बूंदी से निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन आएगा अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी, जो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सोकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियां है। सुनो रे, ये कह रहा है सोकड़ी नदी के किनारे, सोकड़ी नदी के किनारे भैया सोनगिरी की पहाड़ी है, पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो मुझे जालोर का किला। कौन सा किला? जालोर का किला बना हुआ, ऑप्शन सी आएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भैया 66। निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना करी थी? भैया वीर भारत समाज की स्थापना हमारे वीर सिंह पथिक ने करी थी, जो ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है ना, ये आएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए। राजस्थान के आपको सही समूह को पहचानिए जो स्थान दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के द्वारा उनको आक्रमण किया होगा। पहले बात करते हैं रणथंभौर की, आपने कहानी भी सुनी है, महारानी पद्मिनी के बारे में सुना है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़, रणथंभौर, चित्तौड़ और झालोर। अरे इन तीनों के ऊपर राजस्थान में अपने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सुनो, अगला चलता है 68। कौन चल रहा है? 68, ठीक है ना। 68, अरे उन तीनों स्थलों को पहचानिए, उन 3 स्थलों को आपको पहचानना जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठों और राजपूत राज्य है ना के बीच युद्ध हुआ था। अरे एक चौथ वसूली होती है कर के रूप में है भैया, जिसे वसूलने के लिए मराठा और राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद तुंगा युद्ध रखा हुआ था। तुंगा ये पाटन और मालपुरा, ऑप्शन आएगा सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट भैया नागौर के राजपूत योद्धा, इधर देखो रे ध्यान से सुने। नागौर के राजपूत योद्धा है अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह के राव की पदवी प्रदान की थी? थोड़ा ध्यान से इधर देखो, इधर रखा है, चलो।
इसमें दे रखा है नागौर की राजपूत योद्धा है अमर सिंह राठौड़ को निम्नलिखित में से किस बादशाह के राव की पदवी मिली थी, प्रदान करी गई थी। आपको बात करते हैं शाहजहां। कौन सा बादशाह भैया? शाहजहां की, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य कौन था भैया? तुम्हें पता है राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था, एकीकरण के पहले की बात करते हैं, जो अंग्रेजों के साथ संधि करी गई थी, तो अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूत राजा ना अंतिम राज्य था भैया सिरोही। सिरोही नाम मात्र एक ऐसा राज्य था, उस टाइम का प्रांत था जिसने अंतिम भैया राजपूतों की क्या करी थी? अंग्रेजों के साथ संधि करी थी। फिर बात करते हैं 71 के बारे में। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जो समीपस्थ यानी कि नदी के त्रुटिपूर्ण युग में बतानी है। त्रुटिपूर्ण आपको दे रखा है, इसको गलत बताना है कौन सा है। नो है बाणगंगा। सुनो रे, बाणगंगा सबको पता है, बाणगंगा कहाँ है? इसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। जो नोह नहीं है भैया हमारे जयपुर से निकलती है, ठीक है ना। तो ये गलत है, इसको सारे ऑप्शन सही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 72। अरे पुष्कर जी का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तुम तुम्हें पता है भैया, श्रावण मास में तो नहीं होगा, ठीक है ना, पौष में भी नहीं होगा, कार्तिक माह में चलता है, ठीक है ना। पुष्कर मेला कहाँ चलता है? कार्तिक मास में ना, ये बात नहीं है, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं भैया 73। इसमें कह रहा है राजस्थान के निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन, वापिस सुनो रे, राजस्थान के निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 और 54 के दौरान स्वीडन यानी पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था? फिर बात करते हैं रंगमहल। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन भैया, रंगमहल। अब नेक्स्ट 74 की बात करते हैं भैया। दो बावड़ियों से मिलकर, सुनो रे, दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड स्थित है। दो बावड़ियां हैं जिससे मिलकर भैया क्या बनता है? एक सागर कुंड बनता है। वो स्थित कहाँ है? बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी में। फिर बात करते हैं बीजक की पहाड़ी। अरे आपको बीजक की पहाड़ी पढ़ाई थी मैंने खूब। बीजक की पहाड़ी किस, अरे बीजक की पहाड़ी में की गई खुदाई किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? जो बीजक की पहाड़ी है उसे खुदाई के दौरान है ना कौन से साम्राज्य के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं? तो उसके बारे में बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। अरे जो मौर्य साम्राज्य थे अर्थात 321 ईसा पूर्व वाली, और इसकी चला था 185 ईसा पूर्व, इसका साम्राज्य चला था। तो इस साम्राज्य के भैया जानकारी मिलती है हमें बीजक की पहाड़ी के अवशेष के दौरान। फिर बात करते हैं 76 वाले क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले से स्थित नहीं है? बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा दुर्ग इसमें से ढूंढना है जो करौली जिले में नहीं है। अरे तिमनगढ़ है, शेरगढ़ भैया करौली में नहीं है, तो ऑप्शन आएगा आपको बी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इधर देखो, राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसी GI कह रहा है किसे GI भौगोलिक संकेत टैग नहीं मिला? वापस सुनो, कह रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सी वस्तु है, जिस जिले हैं जिसे GI टैग नहीं मिला भैया, ऐसी कौन सी वस्तु है? पहले बात करते हैं बीकानेरी भुजिया, इसे मिला हुआ है। जयपुर की ब्लू पोट्री मिला हुआ है GI टैग। कोटा की डोरिया ये मिला हुआ है। राजस्थान की रावण हत्ता है ना, इसे नहीं मिला हुआ, तो ऑप्शन आएगा डी आपको, ठीक है ना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट देखो, ODOP यानी कि योजना के अंतर्गत, योजना है ODOP, इसके अंतर्गत बात करते हैं जिले और उत्पादन की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें आएगा भैया चूरी और मूंगफली। चूरू में है ना जो मूंगफली का उत्पादन नहीं होता है। आपको पता है चूरू कौन से जिले में, कौन से राजस्थान में, कौन से हिस्से में, उस हिसाब से आप बता देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान की जनगणना के अनुसार 2011 से, सुनो रे, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहला आपके इधर देखो, पहला ऑप्शन क्या है? राजस्थान की कुल जनसंख्या में से अर्थात 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। सेकंड क्या कह रहा है? राजस्थान में से, सुनो रे, राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1% थी। तो पहला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है इधर देखो, क्योंकि भैया जो राजस्थान में क्या, भारत में भी अधिकतर आप ध्यान लगाना थोड़ा सा कि 50% ज़्यादा परसेंट लोग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो राजस्थान की सुनो, राजस्थान में 2011 के अनुसार बात करें तो 24 है ना 9% लोग भैया ग्रामीण नहीं नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। बात करते हैं पहला, सेकंड ऑप्शन, राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1% थी, जो गलत है।
असत्य इतनी % खाएं यार, महिला साक्षरता, महिला पहले ही कम पढ़ी हुई है कि नहीं, अब लगातार लेकिन योजनाओं के द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ऑप्शन भैया ए आएगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी जो आपको दे रखा है, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान को विभाजक रेखा भी से बोला जाता है। इस श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी, अरे भैया तुम्हें पता है पहली चोटी तो कौन सा है, पहली कौन सी है, सेकंड कौन सी है, सिर, जरगा, ये सब सिरोही के अंदर आती है, शेर भी सिरोही जिले में आती है। तो इसमें ऑप्शन आएगा डी आंसर। बांध और जिस नदी, सुनो रे, बांध और जिस नदी पर जिससे निर्मित किया गया है त्रुटिपूर्ण यूम को पहचानिए। बांध है और जिस नदी पर बने हुए, अर्थात आपको इधर बांध दे रखे हैं, इधर नदियां दे रखी है जो सब बने हुए हैं। त्रुटिपूर्ण गलती कौन सा है, देखो मेजा बांध किस पे बना हुआ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है, राइट आंसर है। अरे मार्तकुंडिया बांध किस पे बना हुआ है, बनास नदी पर, राइट आंसर है। फिर इधर देखो फतेह सागर बांध किस पे बना हुआ है, बेडस नदी पर, राइट आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, नौह सागर बांध नगद नदी पर, ठीक है ना, नगदी नदी पर, ये गलत ऑप्शन, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। अरे ऑप्शन सही था लेकिन क्या है, घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है सारे, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या देखना था, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें है ना, उसको सही समूह को पहचानना है आपको। तो पहले बात करते हैं, ऑप्शन इसमें आएगा भैया ये जयसंबंध मीठे पानी की, डीडवाना मीठे पानी की, और नक्की झील जो कहाँ है, सिरोही जिले में, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी मानी जाती है, जिसे नाखूनों के द्वारा बनाई गई झीलें हैं, हमें ग्रंथों के अनुसार मिलते जानकारी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया 83 की। देखो निम्नांकित में से कौन सी एक नदी जो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। अरे चंबल नदी की सहायक नदी नहीं बताना है, देखो पार्वती नदी है भैया सहायक नदी, बनास नदी सहायक नदी है, और कालिसी नदी सहायक नदी है। लेकिन भैया बाण गंगा जो चंबल नदी की, अरे बाण गंगा कहाँ है, तुम्हें सबको पता है राजस्थान के बीच वाले भाग से गुजरती है, जो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, करौली कुछ क्षेत्र आते हैं, लेकिन बाणगंगा का और बनास का तो चंबल का तो मेल ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी गलत आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी होगा अपना, ठीक है। अब इन्या पर्वत किससे संबंधित है, सुनो, इन्या पर्वत किससे संबंधित है, तो भैया यह कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। तुमको पता है राजस्थान के दक्षिण वाले भाग में अधिकांश कौन जनजाति निवास करती है, भील जनजाति। आप सबको वो पता है, सांबर झील पढ़ा है आपने, उदयपुर में जो 9 टापू पड़े थे ना आपने झील के अंदर, वो भीलों का समूह था। तो वैसे ही सुनो, अब बात करते हैं 85 क्वेश्चन, जोहड़ खड़ीन, सुनो रे वापिस, जोहड़ खड़ीन और झालरा एक विधि है। आपने सबको पता है, आपने जल संरक्षण के बारे में पढ़ा था। तब ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान में काम में आने वाली, सुनो रे नमूनो, पश्चिमी राजस्थान में काम में आने वाली विधियां हैं जो जल को एकत्रित करती है, जल संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। तो क्या है, जल के संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन आपका ए आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 86 वाला, बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की माता सुख और कसनाऊ खदानों से कौन सा खनिज निकाला जाता है। तो भैया इसमें जिप्सम भी नहीं आएगा, बेनोनाइट ये नहीं आएगा, चूना पत्थर भी नहीं आएगा भैया, ऑप्शन आएगा लिग्नाइट आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका आंसर, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, सुनो रे नमूने ध्यान से, 73 यानी कि वे जो संविधान संशोधन है, एक्ट है, जो 92 के तहत पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल की सिफारिशों के करने से जो कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी। अरे समीक्षा करने के बाद में संस्था कौन सी बनाई गई थी, राज्य वित्त आयोग। किसके द्वारा, राज्य वित्त के आयोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इधर देखो 88 बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, ऐसा कौन सा सेनानी है जो भैया 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उसमें आएगा जयनारायण व्यास, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजस्थान के अंदर भैया। बात करते हैं व्यक्तियों, अरे निम्न व्यक्तियों में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं रहे हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे, इनमें से कौन सा देखना है, गुलाबचंद कटारिया। कौन नहीं रहा भैया, गुलाबचंद कटारिया जी नहीं रहे। अगला नेक्स्ट बात करते हैं 1990 के दशक, यार 1990 से 1999 के दौरान
जो निम्नांकित की बात करें ना, उनमें से राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया। तो पहला इसमें आया, तुम्हें पता है, शिवचरण माथुर जी। हरिदेव जोशी है, बीरेंद्र सिंह शेखावत करा था, अशोक गहलोत जी ने किया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए। अरे रुको रे, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया था भैया, और वापस भी नहीं लिया गया था। तो ऐसा कौन सा क्या है राज्यपाल है हमारे, जिनके दौरान भैया पदावधि के दौरान राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित ही किया गया लेकिन वापस नहीं लिया गया? तो भैया एम चन्ना रेड्डी के द्वारा। ठीक है ना। अब बात करते हैं 92 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ संविधान की प्रथम अनुसूची, जहां अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया था? जो अजमेर तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे सेनाओं की वो थी टुकड़ी जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान करती रहती थी, इसमें अजमेर भी आता है। तो 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर किस रूप में श्रेणीकृत किया गया था? तो पार्ट भैया इसमें सी आएगा, राज्य। अजमेर भी एक राज्य की श्रेणी में था। सेकंड बात करते हैं भैया, विकसित राज्य राजस्थान। जो विकसित का मतलब होता है विकासशील, तुम्हें पता है विकसित किसे कहते हैं? जो विकसित संपूर्ण में यानी कि विकासशील की ओर अग्रसर नहीं, विकासशील अलग होता है, विकसित अलग होता है। तो विकसित सुनो, विकसित राज्य जो राजस्थान है 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य है कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? बंदी कर दे तो ही गया। थोड़ा सा रही हो गया।